हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26, 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट। बिना टाइम वेस्ट करे क्लास 9th इंग्लिश मीडियम शुरू करते हैं। टू स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। तो बेटा हम इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, अंडरस्टैंडिंग द साइड एंड वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया जिसमें तीनों साइडें ए बी सी और ए सी इक्वल हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कैन यू टेल द मेजर ऑफ ईच एंगल? तो मैंने आपको अभी भी बता दिया 60 डिग्री। अब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और पी आर एक दूसरे के बराबर है। ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने वाले एंगल, ये बात याद रखिएगा, अगर ये पी क्यू साइड पी आर की इक्वल है तो पी क्यू के सामने वाला एंगल और क्यू आर के सामने का एंगल बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल, मेजर ऑल एंगल्स, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल विद डिफरेंट मेजर ऑफ साइड्स। तो आप कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा उसके आमने सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, इसीलिए उसको आइसोसेलेस यानी कि हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ए बी और ए सी इक्वल है, एक्स की वैल्यू निकालो। हम सिंधा कहेंगे कि एक्स की वैल्यू 45 होगा, क्योंकि इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइडें इक्वल होती हैं उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही इसमें उन्होंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 50-50 है, तो अगर बेटा ये 5 है तो उसके सामने वाली साइड ये भी 5 ही होगी। अब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी। थोड़ा कन्फ्यूजन है, डायग्राम इसका ये वाला है। अब आपका ई एफ जो है वो ई जी के बराबर है, तो आप वो कहते हैं आपसे कि y की वैल्यू निकालो। तो बेटा अगर ये 55 है तो y इज इक्वल्स टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा 55, जिसके लिए आप चाहो तो आप थ्योरम पूरी लिख सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली एंगल ए एंगल बी के बराबर है इस वाले क्वेश्चन में, और बी सी आपको दे रखा है 8। वो कहता है ए सी बताओ। तो अगर बी सी 8 है तो ए सी भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। और थ्योरम कौन सी लगेगी? ये वाली, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो कर दिया हमने मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व। आज तो हमने झटपट वर्कशीट सॉल्व कर दी है, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे अब हम सॉल्व करते हैं आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, वाई इज़ द कलर ऑफ ग्रीन लीव्स इन द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डिफरेंट। तो दीदी बताती हैं उसे कि प्लास्टिड की वजह से ये सब कुछ होता है। प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। वो सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या कहता है? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट। इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड प्लांट सेल्स। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। तो बेटा ये जो नॉन लिविंग प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, नॉन ग्रीन मतलब जो ग्रीन नहीं होते उनमें प्रेजेंट होता है। और ये ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन, इन सबको सेव करके रखता है, इन सबको स्टोर करके रखता है। तो आगे समझते हैं इसी चीज़ को आगे। फिर है क्रोमोप्लास्ट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स पिगमेंट लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो आपने देखा होगा टमाटर लाल रंग का होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। बैंगन जो आपने देखा बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, तो वो भी इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ऐसा ही एक क्रोमोप्लास्ट होता है जिसका ग्रीन कलर होता है। वो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। समझ में? क्रोमोप्लास्ट का ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। इसी में है इट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स एंड प्लांट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इन विच स्ट्रोमा which is filled with liquid called matrix. There are numerous membrane structures embedded in stroma like thylakoids. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA.
तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स का अपना डीएनए होता है। और साथ ही साथ अगर आपको बताया जाए तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको आपके सामने दिख रहा है, ऐसे लाइनों वाला स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। ये क्लोरोफिल भरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, दीदी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो दीदी बताती है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। In this process, plants convert the solar energy into chemical energy. During this process, green plants take carbon dioxide from air and water and soil and synthesize their organic food, glucose, and release oxygen gas in the presence of sunlight and chlorophyll. तो बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब खाना कैसे बनाते हैं पौधे, तो आपको बता दो, पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, अपना फूड बना देते हैं, अपना खाना बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी केमिकल रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आंसर मैंने लिखा है प्लास्टिड्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक लाइन का आंसर है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स लिखने हैं, उनका फंक्शन लिखना है, तो ध्यान से देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका आंसर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड वाला। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है दैट प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। Plastids are of two types, leucoplast and chloroplast. Leucoplast, plastid is colorless. It stores food material such as protein, starch, oil and plant cell. The plastid is found in non-green living plant cells. Chromoplast, there is a different kind of color pigment like yellow, orange and red present in plastid which provide different color to fruits and flowers. Chromoplast that has green pigment is also known as chloroplast. तो बेटा ये आपका पूरा आंसर नंबर दूसरा है, क्योंकि उसमें उन्होंने सब कुछ पूछा है। जब सब कुछ आंसर में पूछते हैं तो फिर ऑब्वियसली आंसर की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। तो फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना है। ये लिखा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग वर्ल्ड। दिस process is possible in plants due to the presence of chlorophyll pigment in chloroplast. In this process, plants convert solar energy into chemical energy in the form of food. During this process, green plants take carbon dioxide from air, water from soil and synthesize their organic food and release oxygen gas in the presence of sunlight and chlorophyll. साथ में chemical reaction भी लिखी है। पूरा आंसर आपका बनेगा आंसर नंबर 3rd। फोर्थ क्वेश्चन है नेम प्लास्टिड्स इन विच प्लास्टिड एट क्लोरोफिल इन इट, नेम टू सेल ऑर्गेनेल दैट हैव देयर ओन डीएनए। तो बेटा आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है और अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के पास। मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड आंसर नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर फोर्थ डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट हैज़ क्लोरोफिल इन इट, सेल ऑर्गेनेल्स विद डीएनए। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये फिफ्थ आंसर है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने पांचवा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, कर लीजिए, आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आज फिर दोबारा रस खान जी की कविता का एक और छंद हमें दिया हुआ है। तो कवि रस खान जी ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया तथा कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण
को प्रेम किए बिना नहीं रह पाती। कानन दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धनि मंद बजहे, मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गहो तो गहे। टोरि कहो सिगरे ब्रिज लोगिनी, कोलहि को कितनो समझहो, माहिर व मुख की मुस्कान समझावी न जहे न तहे न सहे। सीधा व्याख्या समझते हैं इसकी। अब क्या है, तो व्याख्या में श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कई गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि मुरली की मधुरतान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली का मधुर धान छेड़ते हुए गोधन यानी कि ब्रिज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रिज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से मैं बच पाना, संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती? तो दो चीज़ नहीं करना चाहती, वो मुरली की धुन नहीं सुनना चाहती और आकर्षक मुस्कान नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि अगर मैं धुन सुनूंगी तो भी मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी और मैं मुस्कान देखूंगी तो भी मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी, इसीलिए मैं ये दोनों काम नहीं करूंगी। दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है? तो बेटा वो क्यों बचना चाहती है, क्योंकि अगर उसने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके उन्हीं के वश में हो जाऊंगी। उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उनसे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। समझ में? तो ये आपका प्रश्न दूसरा हो गया। तीसरा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मायवी व मुख की मुस्कांति समझी न जाए न जाए न जाए। तो ये बिल्कुल वही है कि कलर चेंज कर दिया मैंने। वो कहती है कि मैं ब्रिज के समस्त लोगों को, तीसरा प्रश्न है ये, दूसरे प्रश्न में कुछ चीज़ें समान हैं, को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊँगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है, उनके प्रभाव से बच पाना, संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उनसे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूँगी। तो ये आपका प्रश्न तीसरा है। तो तीसरे का आंसर बड़ा है, दूसरे का आंसर छोटा है, पहले का आंसर आपकी स्क्रीन पे है। तो फटाफट कीजिए इसको नोट डाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये, तो आगे बढ़ते हैं अब। चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का चयन कर उनके वाक्य बनाइए। तो बेटा आपको वाक्य बनाने बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाते वाक्य। ये बने वाक्य। मैंने पहला शब्द चुना मुस्कान, तो कृष्ण की मुस्कान सबको मोह लेती थी। अगला शब्द है उंगली, हाथ और उंगली साफ रखो। प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ेगा, तो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा उज्जवल भविष्य होगा। अटारी, अटारी पर चढ़कर दूर तक देखो। और आकर्षक, आजकल स्कूल जाना ही आकर्षक लगता है, क्योंकि हम जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए स्कूल जाना आकर्षक लगता है। तो बच्चों लिख लीजिए अपने हिंदी के सभी आंसर। हमने पूरी वर्कशीट को डिस्कस कर लिया। कल फिर मिलेंगे आपसे बच्चों कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।